अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। आज कौमी असम्बली का 16वां इजलास शुरू हो गया और आज के इजलास की जो दिलचस्प बात थी वो ये थी कि ये वो इजलास है जिसमें एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग नून की वापसी हुई है हुकूमती बेंचेस के ऊपर और इसमें मियां नवाज शरीफ साहब भी सालों बाद पार्लियामेंट में वापस आए हैं। लेकिन हमने देखा कि जिस तरीके से आज वोट टेकिंग सेरेमनी हुई और उसमें जो एहतजाज किया गया उससे लगता यह है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हो या फिर दीगर जमातें हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, वो भले हुकूमत को सपोर्ट कर ले लेकिन उनके सामने इस वक्त अपोजिशन की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिस पर भले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का लेबल लगा है लेकिन एक मजबूत, भरपूर और रेजिस्टेंट अपोजिशन के तौर पर सामने आएगी। और उसकी वजह और उसकी मिसाल हमने आज जिस तरीके से वहाँ पर नारेबाजी की जाती रही उसमें देख ली है। यकीनन इस हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज ज़रूर होगा इस अपोजिशन को साथ लेकर चलना, लेकिन इससे बढ़कर जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हुकूमत के लिए मुश्किल फैसले पार्लियामेंट से पास करवाने भी अपने आप में खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकते हैं। क्या सिनेरियो बनने जा रहा है पॉलिटिकली, इसी के ऊपर प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मौजूद हैं दो सीनियर सहाफ़ी आमिर इलियास राना साहब और शहजाद इकबाल साहब। शहजाद, आपकी इजाज़त से मैं चाहूँगी कि पहले आमिर भाई से गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। आमिर साहब से 16वां सेशन था ये और आज बड़े दिलचस्प मनाज़िर देखने को मिले। क्या लगता है कि ये जो हुकूमत है जिस किस्म की सख्त अपोजिशन का सामना आज करना पड़ रहा था, इनको क्या 5 साल पूरे कर सकेंगे? चैलेंजेस तो जो भी हों, लेकिन जो प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश कर रही थी अपोजिशन, उसमें लग ये रहा है कि मामलात कोई अच्छे नोट पर आगे नहीं बढ़ सकेंगे। देखें, बात है दो तीन तरह से है कि नई असम्बली आई है और जो कुछ पंजाब असम्बली में पीटीआई की पार्टी जो वहां पे पार्लिमानी पार्टी थी उन्होंने बाइकाट किया और उससे एक बड़ा नेगेटिव मैसेज गया और इमरान खान साहब के करीबी लोग कह रहे हैं कि उन्होंने बड़ी सख्ती से कहा कि ये क्यों मौका दिया गया मरियम नवाज को इस तरीके से बाइकाट करके। और फिर अगले दिन मरियम नवाज ने जाके खुद अपोजिशन लीडर ही कहले राना आफ्ताब साहब को उनसे मिल भी लिया जिन्होंने इलेक्शन लड़ना था उनके खिलाफ। तो वो फिर तवक्कुआत ये थी कि जो केपी में हुआ वही नेशनल असेंबली में नजर आना चाहिए कि भरपूर जारहाना अंदाज होना चाहिए। तो वो लोग मास्क भी पहन के आए और अपने लीडर से मोहब्बत का इजहार भी किया और जब उनको मौका मिला अंदर स्पीच करने का तो आप देख लें उमर अयूब और मिस्टर गौहर ने खूब तंज के तीर बरसाए। लेकिन मैं तो इसको बहुत अच्छा समझता हूँ। किसी को ये बुरा लग रहा हो या नया लग रहा हो तो नहीं, जमहूरियतों में इस तरह होता है। जो तकड़ी अपोजिशन होगी, अग्रेसिव होगी तो मनवाने के लिए यही होता है कि आप गवर्नमेंट को प्रेशर में लाएं। जिस तरह इमरान खान जब कायदे अवान बने तो वो प्रेशर में आ गए हिजब इख्तिलाफ की तकरीरों के और उनको सारा टाइम यही रिग्रेट होता रहा कि मुझे जो है टाइम नहीं मिला, मुझे तकरीर करनी चाहिए थी और अपनी बात पूरी कन्वे करनी चाहिए थी और मुझे नहीं कन्वे करने दी गई और उनका गुस्सा ही नहीं खत्म हुआ। ये बात शहबाज शरीफ के लिए भी नई नहीं होगी, पीपल्स पार्टी के लिए भी नई नहीं होगी क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ इससे बुरा पहले कर चुके हुए हैं। तो आज अगर यंगस्टर भी आ रहे हैं, जोशीले भी हैं, उसका पार्लिमान को फायदा होगा, मेरा ख्याल नहीं कि नुकसान होगा। दुनिया में कुर्सियां भी एक और चलती हैं, मसला भी लड़ाई भी होगा, होती हैं, यंगस्टर्स यहाँ पे भी भी हैं। पहले जियाली फारूक भी लगारी माजरत, मैं मरूम पे आपकी बात को चूड़ियां भी थोड़ा सा फेंकी गई। आमिर भाई मैं आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूँ। एक और मसला भी दरपेश होगा कि इस मरतबा वकला की एक बड़ी फौज पार्लियामेंट में आ रही है। अगर ये आ जाएगी तो फिर कानून साजी तो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगी। मैं शहजाद आपसे पूछना चाहूंगी कि पीटीआई बड़ी वोकल नजर आई आज। मियां नवाज शरीफ साहब ओथ लेने के बाद, दस्तखत करने के बाद रूल्स ऑफ बिजनेस के ऊपर वो उठकर चले गए, मतलब बात ही नहीं करने दी जा रही थी। दोनों तरफ से जो है वो चैंटिंग हो रही थी। आपके ख्याल में कितना मुश्किल होगा इस हुकूमत के लिए एक तो अपने उमूर चलाना भी और एक ऐसे मौके पर जब पार्लियामेंट में इतनी बड़ी तादाद में वकला मौजूद हों, लेजिस्लेशंस हों, दीगर पार्लिमानी अफेयर्स हों, कैसे वो इसको कंटिन्यू कर सकेंगे? बहुत शुक्रिया सना। सना, एक बहुत बड़ा चैलेंज तो है इस हुकूमत के लिए क्योंकि फिलहाल ये हुकूमत जो है ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। पीपल्स पार्टी जब तक काबीना का हिस्सा नहीं बनती तो नंबर्स गवर्नमेंट के लिहाज से उनके पास पूरे नहीं होंगे। हाँ, जो असेंबली में उनके पास नंबर्स हैं वो पीपल्स पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि अनकरीब पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत में भी आ जाएगी क्योंकि पंजाब में जब वो हुकूमत में आ रहे हैं, बलूचिस्तान में एक साथ हुकूमत में बैठेंगे तो कोई वजह नहीं नजर आती कि वो वफाक में भी हुकूमत में ना आए। लेकिन फिलहाल ये हुकूमत एक माइनॉरिटी हुकूमत है और इसको सामना है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आ चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मेरे ख्याल से आज वाजे कर दिया है कि किस तर्ज की उन्होंने अपोजिशन करनी है। बिल्कुल। आज जो असेंबली में हुआ वो तो हुआ, लेकिन कल इमरान खान ने आईएमएफ को खत भी लिख दिया जिसका वो पिछले हफ्ते से जिक्र कर रहे थे और मेरी, अगर इस पे आप तफसील से बात करेंगे तो मैं उस पर बात करूंगा, लेकिन मेरी दानिस्ता राय में ये कोई दुरुस्त कदम नहीं है कि आप आईएमएफ को इंटरवीन करने का कहें। अच्छा नहीं, या आईएमएफ पे शहजाद माजरत आपकी बात काट रही हूँ, आईएमएफ पे थोड़ा सा मैं आगे चलकर बात करूंगी कि चैलेंजेस क्या हैं गवर्नमेंट के। एक जो अजीब सी चीज थी जेयूआई फे की प्रेजेंस के ऊपर अगर आप बताएं,
अरसे बाद मौलाना साहब वापस नजर आए पार्लियामेंट में, और उनको तो अभी कुछ दिन पहले तक वो ये कह रहे थे कि ये जाली पार्लियामेंट है, पार्लियामानी अफेयर्स ही नहीं करना चाहती कंटिन्यू, हमारी पॉलिटिकल पार्टी की राय ये है कि हम पार्लियामेंट से बाहर मैदान में फिर फैसला करेंगे। उन्होंने इस को भी कोट किया कि जी एस्टेब्लिशमेंट ऐसी हुकूमत और ऐसे लोग चाहती है जो उनकी मर्जी से चले। उसके बाद फिर पार्लियामेंट में आना और अपोजिशन बेंचेस पर बैठना, आपके ख्याल में क्या JUIF अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज्यादा करीब होती जा रही है बनिस्बत मुस्लिम लीग नून के? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा करीब आएंगे, बल्कि आपको याद होगा 2018 में भी मौलाना फजल रहमान साहब ने ये कहा था कि मैं इस असेंबली को, इस पार्लियामेंट को तस्लीम नहीं कर सकता, इसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है। और फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कन्विंस किया और वो इसी पार्लियामेंट का हिस्सा बने। ना सिर्फ हिस्सा बने, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद वो इसी पार्लियामेंट के जरिए हुकूमत में भी आए। तो मौलाना साहब उस वक्त भी यही बात कर रहे थे, आज भी ये बात कर रहे हैं, आज भी असेंबली में आ चुके हैं। और मुझे इसमें कोई सरप्राइज नहीं होगा, मेरे लिए कोई शॉकिंग बात नहीं होगी कि बहुत जल्द अगर आपको वो हुकूमत का हिस्सा भी नजर आए। प्रेशर टैक्टिक्स होती हैं, आपको पता है कि जब इंतखाबात होते हैं, अलायंसेस बनने होते हैं, मुख्तलिफ पार्टीज मुख्तलिफ दबाव डालने की कोशिश करती हैं। आपने MQM के हवाले से सुना, उनकी कुछ जो मुबैना कॉल्स भी लीक हुई, जिसमें पीपल्स पार्टी अब ये इसरार कर रही थी कि अगर नंबर पूरे हैं तो MQM की क्या जरूरत है काबीना में, उनको क्यों शामिल किया जाए। तो मेरे ख्याल से ये प्रेशर टैक्टिक्स होती है। मौलाना साहब असेंबली में भी आए हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्द आप उनको हुकूमत का हिस्सा भी देख सकते हैं। अच्छा, यानी कि ये तो दिलचस्प सूरत हाल हो जाएगी। आमिर साहब, ये JUIF जो पॉलिटिक्स कर रही है वो सिर्फ पावर गेम के लिए कर रही है या वाकई कोई उसूली मौक़िफ़ भी JUIF की तरफ से अपनाया गया है? क्योंकि उनकी मीटिंग्स हुई, उन्होंने कहा कि इख्तलाफात ख़त्म होने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग ने क्या वाकई उनके साथ हाथ किया इस हुकूमत के बनने में, और अब वही चीज़ वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ भी कर रहे हैं? आज के हालात में बात कर रहे हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ नाराजगी कर रहे हो, और उन्होंने अच्छा किया है कि वो पशीन से जाकर वहां पे वो 3 लीडर यानी महमूद अचकज़ई, अख्तर मेंगल और मौलाना फजल रहमान, इन तीनों ने आपस में लड़ाई होने के बावजूद समझौते की। और ये ऐसे नहीं आगे कि अपने सपोर्ट था जो इन्होंने एक दूसरे के हवाले किया। तो क्या है, उन्होंने आज ओथ भी ले लिया, मौलाना फजल रहमान भी ले लिया। मौलाना फजल रहमान बिल्कुल पार्लियामेंट की सियासत ही नहीं करना चाह रहे थे, और फिर वो इतने वोकल हुए कि उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक को न सिर्फ कामयाब कराया, और आज जाके उन्होंने कह दिया कि ये तो किसी और के कहने पे हुई थी। तो वक्त पे जो बंदा बात करे और ठीक करे तो वो बेहतर होती है। आज मैं भी मिला था मौलाना फजल रहमान से। शहजाद, ये बताइएगा कि थोड़ा सा हमने पहले भी बात की थी IMF के हवाले से, अब जो हुकूमत है, अगर आपको नवाज शरीफ साहब की गुज़िश्ता रोज़ की जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास था, गुफ्तगू याद हो, तो उन्होंने कहा था कि ये हुकूमत सबसे पहले जो माशी सूरत हाल है इसको बेहतर करेगी। 1.5 से 2 साल बड़े मुश्किल हैं, लेकिन उसके बाद चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी। ये बात तो जो माशी माहिरीन है वो भी कह रहे हैं कि 2-2.5 साल लगेंगे मईशत को बेहतर होने में। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF को जो ख़त लिखा है, अब टेक्निकली तो उसकी कोई वेटेज नहीं है, लेकिन उन्होंने उसमें 30% ऑडिट की बात कर दी है। फिर अमेरिका से गुज़िश्ता रोज़ एक ऐसा स्टेटमेंट भी आना कि जी स्टेबिलिटी होनी ज़रूरी है पॉलिटिकल जमातों, पाकिस्तान का अंदरूनी मामला सही, लेकिन उसके बावजूद भी जो रिजर्वेशन हैं वो दूर होनी चाहिए। आपके ख्याल में क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? IMF की डीलिंग तो इलेक्शंस या इस किस्म के इशूज़ के गिर्द नहीं घूमती है, ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक है जो मौजूदा हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डालने की कोशिश की गई है। देखिए, पहले तो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं 1-1.5 साल लगेगा। उसकी बुनियादी वजह ये कि जब मुल्क IMF के पास जाएगा, IMF की शराइत बड़ी सख्त होती है। लेकिन अब कोई एक्सक्यूज नहीं बचा है नून लीग के पास बिलखसूस। पहले वो कह रहे थे कि देखें, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए इमरान खान को हमने हटाया, हुकूमत लेकर आए, बड़े मसाइल थे। अब 16 महीने की उनकी अपनी कारकर्दगी है, उसके बाद 6 माह केयरटेकर सेटअप है जिन्होंने बेहतर परफॉर्म किया हुकूमत से, PDM की हुकूमत से। तो अब ये बैगेज किसी पर डाल नहीं सकते कि देखें इमरान खान ये करके गए थे, 2 साल हो चुके हैं उस बात को, इमरान खान की हुकूमत गए हुए। तो अब जो स्लेट है वो दोबारा स्टार्ट होगा, तो इनका जो अकाउंटेबिलिटी है वो तो पहले दिन से शुरू हो जाएगी कि ये क्या इकदाम उठाते हैं। दूसरा, IMF मेरे ख्याल से ना सिर्फ पॉलिटिकली एक बुरी स्ट्रैटेजी है, बल्कि मुल्क के लिहाज से मेरे ख्याल से एक बहुत बुरा कदम उठाया है तहरीक इंसाफ ने। क्योंकि देखिए, सियासी तौर पे क्या हासिल करेंगे, नॉइज यहां पे क्रिएट कर लेंगे, लेकिन IMF ने कुछ करना नहीं है। IMF का ये डोमेन ही नहीं है। देखिए, इनके खत में भी जब ये लिखा हुआ है गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, वो इकोनॉमिक गुड गवर्नेंस है। पॉलिटिकल गुड गवर्नेंस का चार्टर जो है वो IMF का डोमेन है ही नहीं। हाँ, IMF ये जरूर कहता है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, और वो उस वक्त आएगी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से। और इसीलिए जब ये 9 माह का प्रोग्राम मिल रहा था, तो ऑपोजिशन में होने के बावजूद IMF ने इमरान खान से मुलाकात की कि एक ट्रांजिशन ऑफ पावर होने वाला है, आपकी सपोर्ट भी दरकार होगी, ताकि कोई कियोस ना क्रिएट हो। क्योंकि इस तरह की सूरत हाल थी कि इमरान खान पहले डीरेल करके गए थे IMF का प्रोग्राम, और फिर एक ट्रांजिशन ऑफ पावर होना था। लेकिन ये इंश्योर करना कि मुल्क में सियासी स्टेबिलिटी होगी, ये IMF का काम नहीं है। ये इंश्योर करना कि क्या इंतखाबात साफ और शफाफ हुए हैं, ये IMF का काम नहीं है।
तो इसलिए मुझे लगता है ना सियासी तौर पे कोई फायदा होगा, ना मुल्क के इमेज को इससे कोई फायदा नहीं, होगा। लेकिन मुझे दूसरा मुझे एक कॉन्ट्रडिक्शन आप सवाल ये की देखें ना हाँ, उसमें मुझे एक सवाल की उसमें शहजाद कॉन्ट्रडिक्शन ये जी है जी कि एक जगह वो ये कहते हैं कि जी जी आप जो पाकिस्तान की ज़रूरियात हैं, उसको हम्म बेशक आप पूरा करें, हम्म लेकिन फिर कहते हैं कि आप इस हुकूमत से डील ना करें और फिर 30% ऑडिट से उसको नहीं, कंडीशन भी लेकिन कर देते हैं। शहजाद मुझे एक सवाल की इजाजत दें। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि आईएमएफ की डोमेन में नहीं आता ये, लेकिन ये भी तो एक बात इंपॉर्टेंट है ना कि पीटीआई की तरफ से जबरदस्त लॉबिंग भी तो की जा रही है कि एक तरफ अमेरिका के खिलाफ वो साइफर का खत लहराते हैं और क्रिटिसिज्म सारा अमेरिका के गिर्द उनकी पूरी जो थ्योरी है वो उसी के गिर्द घूमती है, लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शन के ऊपर अमेरिका, बरतानिया, यूनाइटेड नेशंस हर प्लेटफॉर्म की तरफ से ये कहा जाता है कि जी इलेक्शन मुनसिफाना नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं पीटीआई ने फिर इसका मतलब है कि बैक एंड पे ग्राउंड वर्क तो किया है ना इसके लिए। दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशंस जो मॉनिटर करती हैं, हम्म उनसे आप शिकवा करें। आप अमेरिका, बरतानिया को भी कहते हैं, वो भी आपके इलेक्शंस पे कमेंट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो पुरानी जमहूरियत है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को वो समझते हैं, वो बेहतर जानते हैं, तो उस पर कमेंट तो करते हैं। ठीक, लेकिन आईएमएफ का इससे कोई वास्ता नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक बिल्कुल, मिसाल जी देकर जी समझाता हूं कि इस वक्त जो है इजिप्ट सबसे बड़ा लेंडर आईएमएफ जो है वो इस वक्त इजिप्ट का है, मतलब बोरोवर सबसे बड़ा इजिप्ट है। हम्म वहां पे किस किस्म की जमहूरियत है? वहां पे तो आपको डिक्टेटरशिप नजर आती है, उसके बावजूद उनको लैंड करते हैं। बांग्लादेश इस वक्त आईएमएफ प्रोग्राम में है। अभी जो हम्म हसीना वाजिद साहब ने इलेक्शन करवाया, उसमें आपने देखा कि 25 से 30 हजार जो वर्कर है ऑपोजिशन का, वो जेलों में था। जो ऑपोजिशन लीडर है वो जेल में थी। तो क्या आईएमएफ ने ये पूछा कि पहले आप अपने ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसकी कोई तुक नहीं बनती है उनको लिखने की। ये उनका डोमेन नहीं है कि वो ऑडिट इंश्योर करवाएं या फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। हाँ, पीटीआई का ये मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त है। जो बजाय नजर आ रहा है इस इलेक्शन में जिस किस्म की धांधली के इल्जाम आते हैं, वो बड़े संगीन है कि फॉर्म 45 में नतीजा कुछ और है, फॉर्म 47 बदल दिए। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर इस तरह इलेक्शंस होंगे तो इलेक्शन बेमायनी हो जाएंगे कि आप एक्सेल शीट पे फॉर्म 47 बना लें और बाद में आप उसको जस्टिफाई करें फॉर्म 45 से। ये होना नहीं चाहिए। इसलिए जो भी इंक्वायरी होनी चाहिए, इस पे प्रेशर डालने की जरूरत है कि वो पाकिस्तान में हो और एक साफ और शफाफ इंक्वायरी हो। फ्रस्ट्रेशन में, डेस्परेशन में जब आपको लग रहा है कि लीगल सिस्टम आपके मुताबिक काम नहीं कर रहा है, तो ये नहीं हो सकता कि आप बाहर मुल्क जाएं और आईएमएफ को कहें कि आप इंश्योर करें हमारे यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ठीक। अच्छा, जहां आपने शफाफियत की बात की है तो आमिर भाई अगर आप मुझे सुन सकते हैं, आपकी वीडियो के हवाले से थोड़े से टेक्निकल इश्यूज हैं, लेकिन ये बताइएगा कि एक तो मखसूस नशिस्तों का एक मसला दरपेश है। ये एक अजीब सी सूरत हाल है कि जो नून लीग पीपल्स JUIF हैं वो ये कह रही है कि जी इस पर हमारा हक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अम्ब्रेला के नीचे कह रही है जी हमारा हक है। फिर 26 फरवरी को एक खत सामने आ जाता है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, वो कहते हैं जी हमें तो सीटें चाहिए ही नहीं। तो आपके ख्याल में ये कन्फ्यूजन किस तरह फैला है और एक्चुअली इस पे जो राय बढ़ चुकी है कि आया ये इनका हक है या उनका हक है, ये क्लैरिटी कैसे होगी? क्योंकि इसको बेस बनाकर सदर मुमलिकत जो है वो असेंबली सेशन ही नहीं बुला रहे थे। देखिए, दो तीन चीजें हैं इसके अंदर अगर आप उसको समझने की कोशिश करें कि 26 तारीख को जो सुन्नी इत्तेहाद तहरीक है वो ये कहती है जवाब देके इलेक्शन कमीशन को कि जी हम तो वो लोग हैं जिन्होंने कोई टिकट जनरल पे भी नहीं किया, इसलिए हमने खवातीन को भी नहीं दिया। ये एक्चुअली 5% जनरल सीटों पे कोटा देने के ऊपर बात हो रही थी और किसी इशू पे नहीं हो रही थी। तो उन्होंने उनसे कहा, जवाब दिया, लेकिन उन्हें चाहिए था कि एक तो उसकी अंग्रेजी ठीक नहीं है, सेकंड पैरा अगर आप देख लें वो वजाहत कर देते कि जी हम आपको ये कह रहे हैं लेकिन हम आपको साथ बता रहे हैं कि अब हम पार्लिमानी पार्टी बन चुके हैं और हमारी मखसूस नशिस्तों की रिक्वेस्ट आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। तो ये लेटर किसी भी एम्बिग्युइटी में ना आता। और साहबजादा फजल करीम, सॉरी जो ये तो उनके वालिद का, मैंने साहबजादा हामिद रजा जो है उन्होंने पीटीआई को भी नहीं बताया कि मैंने खत का जवाब 26 तारीख को दिया है। ये होना नहीं सर, चाहिए। यही हैरत की बात है कि उन्होंने बताया नहीं उनको। अब वो किसी को ओब्लाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मैं ये कहने की पोजीशन में तो नहीं हूं उनके साथ, लेकिन इसने एम्बिग्विटी पैदा की और उन्होंने साथ मान लिया कि हम पार्लिमानी पार्टी नहीं है इस खत में 26 को, जबकि वो पार्लिमानी पार्टी 90+ मेंबर्स के साथ बन चुकी थी। तो इलेक्शन कमीशन के लिए भी हो गया और इलेक्शन कमीशन अभी आज और आप और हम जब अब ये बात कर रहे हैं अभी तक उन्होंने कोई फैसला नहीं दिया। जो मैंने चेक किया है वो किसी फैसले पे पहुंचे भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो भी फैसला देना है उसको कानून की अदालतों में चैलेंज होना है। जो लोग पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQ, मैं कहता हूँ इसको माले गनीमत लेने के लिए आए हैं खवातीन और अक़लियती नशिस्तों की, वो अगर कामयाब नहीं होते तो वो हाईकोर्ट में जाएंगे लेने के लिए। और पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये सीटें नहीं मिलती तो ये हाईकोर्ट में जाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऐसा फैसला नहीं दे सकता जो कानून की किताबों में ठहर न सके, अदालतों में ठहर न सके। उन्हें ये एक नई सिचुएशन इलेक्शन कमीशन के लिए भी है कि एक पार्टी रजिस्टर्ड है, उसका निशान मौजूद है
लेकिन उन्होंने इलेक्शन भी नहीं लड़ा और उस पार्टी का सरबराह खुद आजाद लड़के आ गया और वो एक और पार्टी के जरिए यहाँ पे इस पार्टी में दाखिल हो रहे हैं, जिसको अभी पार्लिमानी पार्टी नहीं कहा जा सकता। अब जब हम बात कर रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन का फैसला बताएगा कि उन्होंने इनको पार्लिमानी पार्टी मानना है या नहीं मानना है, फिर इनको मखसूस निश्चितें देनी है या नहीं देनी, क्योंकि MWM और जमात इस्लामी दोनों वो पार्टियां थी जिनका, MWM का भी एक MNA आ गया था और वो इसके ऊपर ले सकते थे सारी जगहों पे नशिस्तें। इन्होंने कोई नशिस्त ली नहीं हुई थी, जीते नहीं थे अपने नाम से। ये वो नुक्ता है जहां पे इलेक्शन कमीशन को फैसला करना है कि इनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। अगर इनको नहीं देनी तो क्या वो जो दावेदार आए हैं माले गनीमत के, उनको देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? ठीक, अब तो फतह तो हमारी हुई, इनके लिए नहीं मिलनी, हमें सीटें दे दें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस हवाले से सर, इस हवाले से आइन भी कुछ खास राय नहीं रखता। अच्छा आमिर भाई, मैं थोड़ा सा शहजाद का इस पे टेक ले लूं। ये जो रिजर्व सीट्स की डिबेट है, इसके ऊपर शहजाद ये बताएगा कि टेक्निकली तो क्लियर नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला महफूज किया है तो उसमें शायद जवाज इस चीज को भी बनाया जाए जो खत सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से 26 फरवरी को लिखा गया था। एक तो ये कि उन्होंने अपनी जमात की पूरी अम्ब्रेला उठा के PTI को दे दी, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो 26 तारीख को खत जो लिख रहे हैं वो PTI को नहीं बता रहे हैं। तो इसकी क्या वजह होगी आपके ख्याल में? क्या उनके ऊपर भी दबाव था इस हवाले से? सना, एक तो ये कि मेरी नजर में तो ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सीट्स बनती हैं, क्योंकि अब पार्टी एक रजिस्टर्ड पार्टी वो होती है जिसके पास सिंबल हो। ये जरूरी नहीं है कि उनके पास कोई शख्स, कोई MNA MPA जीत कर आए इलेक्शन तभी वो पार्लिमानी पार्टी तस्वीर कह जाएगी। दूसरी बात ये कि ये सारा क्राइसिस पैदा हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के गलत फैसले की वजह से, जिसको गलत तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स किया, यानी कि बल्ले का निशान लेना। एक फंडामेंटल राइट होता है पार्टी का, वो उनको मिलना चाहिए था। आप किसी पार्टी के आइन को, आईने पाकिस्तान पे बाला तर रख के फैसला नहीं दे सकते। तो मेरी नजर में तो फैसला गलत था, जिसकी वजह से क्राइसिस पैदा हुआ है। दूसरा, ये खत जनवरी 26 का है, फरवरी 26 का नहीं है। प्लीज इसको जरा रीचेक कर लीजिएगा। कल इसकी वजाहत हामिद रजा साहब ने भी की है और अली जफर साहब ने भी की है कि ये उस वक्त खत लिखा गया था जब इलेक्शन से पहले आपसे कहा जाता है कि आप बताएं कि 5% खवातीन को आप दे रहे हैं नशिस्तें या नहीं दे रहे। तो उस पर उस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की ये राय थी कि हम तो इलेक्शन लड़ ही नहीं रहे, हम तो इत्तेहाद में जाके लड़ रहे हैं। लेकिन वो एक पुराना खत था। अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है, PTI के आजाद उम्मीदवार इस पार्टी में आ चुके हैं और बाकायदा इसकी एक नजीर मौजूद है। 2019 में जब ये फाटा का मर्जर हुआ था तो उस वक्त 7 आजाद जीते थे उन KP के इंतखाबात में। उनमें से 4 ने बाप पार्टी ज्वाइन की। बाप पार्टी का कोई वजूद KP में नहीं था, वो ना उनकी कोई पहले से लिस्ट दी गई थी। बाप पार्टी में जब वो 3 या 4 MPs शामिल हुए, उसके बाद बाप पार्टी को इजाजत दी गई कि आपका कोटा बनता है, एक खवातीन की नशिस्त आपको मिलेगी। उन्होंने उसी वक्त नाम दिया, उसकी स्क्रूटनी भी और उनको सीट मिल गई। तो इसकी नजीर मौजूद है। एक और नजीर भी 2018 की मौजूद है, जब एक दिन डिले के साथ माइनॉरिटी लिस्ट जमा करवाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। RO ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने इस पर फैसला दिया कि नहीं, ये सीट उसी की होगी जिसका ये कोटा बनता है और ये ट्रांसफरेबल नहीं है, यानी किसी और पार्टी को नहीं जा सकती। मेरे ख्याल से नजीर मौजूद है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मेरे ख्याल से पहले भी कुछ ऐसे फैसले करता हुआ है जिसमें वाज़ेह तौर पे उनकी जानिबदारी नजर आती है। वो नहीं देना चाहते तो एक और बात है। इस वक्त वैसे भी बहुत सारे मामलात आईन और कानून के मुताबिक नहीं चल रहे, तो शायद इलेक्शन कमीशन एक और फैसला भी दे इस हवाले से। बिल्कुल ठीक। आखिरी सवाल आमिर भाई आपसे कि ये सूबा पंजाब के ऊपर जरूर आपका कमेंट मैं चाहूंगी कि मरियम नवाज साहिबा को बहैसियत CM एक बड़ा चैलेंज तो मिला है, लेकिन वो क्या आपके ख्याल में महज एक शोपीस की हैसियत से ही इस्तेमाल होंगी या वाकई डिलीवर करने के लिए जो एक रोल मॉडल शहबाज शरीफ साहब सेट करके गए हैं, आपके ख्याल में वो उसको कुछ कॉम्पीट कर सकेंगी? मरियम नवाज के सामने अपने चचा और वालिद का मॉडल है, उससे नंबर 1 तो उन्हें आगे जाना है, पीछे तो वो जा ही नहीं सकती। लेकिन जो मौजूदा इलेक्शन के रिजल्ट हैं, उसने इन सारी थ्योरियों को गलत कर दिया कि आप इस पाकिस्तान में सर्विस करेंगे, खिदमत करेंगे और आप वोट ले सकते हैं। KP में 90 अरब रुपए से 980 अरब रुपए के कर्जे पे चला गया, कोई प्रोजेक्ट नहीं हुआ और आपको तीसरी दफा पार्टी को लोग वोट दे रहे हैं। तो यहाँ पे तो बयानिया है कि आप मार धाड़ की फिल्म चलाएं, मौला जट बन जाएं और आप तेज गुफ्तगू करें, तो लोगों ने आपको बस इस बुनियाद पे पसंद कर लेना है। यहाँ पे उस्मान बुज़दार मॉडल, इमरान खान मॉडल कौन सा कामयाब हुआ? कुछ भी ना हुआ। बयान क्या कामयाब हुआ? मॉडल आ रहा है ना आपके लिए। अमरीकियों के पीछे आपने गुफ्तगू कर दी, आपने चूरन बेच लिया, महंगाई बिल्कुल, वो सबसे बड़ा एक फैक्टर जरूर है जिसको इनको कम करना होगा। मरियम नवाज को पंजाब में जो कीमतों की तरफ जा रही हैं, नई नस्ल के साथ बराह रास्त रास्ते में जाना होगा उन्हें, क्योंकि सिर्फ डेवलपमेंट कर देने से ये साबित हो गया कि अगर आप सिर्फ इस पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं और आप मुकालमा नहीं कर रहे और गुफ्तगू में वो फिल्म नहीं चला रहे जो PTI ने इस दफा चलाई,
तो फिर लोग पसंद उसको कर रहे हैं, तो फिर लोगों की उस पसंद की तरफ इनको भी मजबूरन जाना पड़ेगा। जो मरियम नवाज निकल पड़ी हुई है, राब्तों में भी जा रही हैं, क्योंकि जब तक लोगों की जिंदगी आसान नहीं होगी। और तीसरा फैक्टर था, इमरान खान मजलूम बन गए, ऊपर नीचे जो 3 सजाएं मिली उन्हें, वो एक सजा से भी वही काम होना था कि वो जेल में रहते, तो वो उनके वोटर को निकालने का बाइस बन गया और वो फटाफट पीछे आता रहा और उसने जाके वोट डाले। अब यही चीजें इनके सामने है, सोशल मीडिया पे ये क्या गेम कर सकते हैं, कितनी जल्दी से सूरत के साथ जाहिर है एक टाइम है इनके पास, जो आइन में लिखा हुआ 5 साल है, उसके अंदर एक नई नस्ल पूरी तैयार होनी है, जो आज कॉलेजेस में स्टार्ट ले रही है, वो वोट डालने के लिए जब आएगी, जो एक आ चुकी है, हर साल आएंगे, उनके साथ आप अंगेज कितना करते हैं। वो तभी होना है जब आप रोजगार लोगों को देंगे, उनकी पैदावारी सलाहियत बढ़ेगी, तो महंगाई को आप कारोबार देंगे, बिजनेस देंगे, उससे चला सकते हैं। देखना ये होगा कि मरियम नवाज अभी तो स्टार्ट है, हम सब देख रहे हैं कि जी आना जाना, पिंड लाहौर में छापे हो गए, पिंडी में हो गए, इसको एक अभी तो हफ्ता भी नहीं हुआ, नहीं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जो वो डिजिटल कह रही है डिजिटाइज करने का, उसके ऊपर अमल दरामद। 5 IT सिटीज उन्होंने लंबी चौड़ी एक लिस्ट बनाई है। लास्ट कमेंट शहजाद आपसे कि आपके ख्याल में जो शहबाज शरीफ साहब जो एक मॉडल सेट करके गए हैं, क्या आपके ख्याल में मरियम साहबा के ऊपर एक ऑलरेडी एक प्रेशर नहीं है कि उन्होंने अपने चचा को कॉम्पीट करना है, उनसे बेहतर डिलीवर करना है? और फिर ये कि पंजाब में जो इमरान खान की एक फिलॉसफी है यूथ फैक्टर में, जिसका भी आमिर भाई ने हवाला दिया, उसको ब्रेक करने के लिए उनको ज्यादा फुटवर्क करना पड़ेगा। देखिए, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, उनके सामने दोहरा चैलेंज है। एक तो ये कि उन्होंने अपनी गवर्नेंस से, अपनी परफॉर्मेंस से साबित करना है कि वो 12 करोड़ लोगों का सूबा चला सकती हैं, और सिर्फ डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं वो लाहौर तक महदूद ना रहे, पूरे पंजाब में हो। तो ये चैलेंज तो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन दूसरा चैलेंज, सियासी चैलेंज बहुत बड़ा है। जो नून लीग की मकबूलियत पंजाब में इस इलेक्शन में गिरती हुई नजर आई है, उसको बहाल करना है। और उसको बहाल, जैसे कि आमिर साहब ने कहा, कि सिर्फ परफॉर्मेंस की बुनियाद पे नहीं किया जा सकता। अब पाकिस्तान की सियासत में जरूरी है कि आपके पास एक मजबूत बयानिया हो, नारा हो। और शायद पिछले 2 इलेक्शन में तो यही देखा है हमने कि जिसके पास मुक्तदरा के खिलाफ बयानिया होता है वो ज्यादा मकबूलियत हासिल कर लेती है। बिल्कुल। तो वो अब हुकूमत में रहते हुए तो बड़ा मुश्किल होता है, तो वो कैसे करेंगी, ये उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। तो अपनी जो मकबूलियत है वो भी बढ़ानी है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज उनके पास है कि वो पॉलिटिकल हैवी वेट है। नवाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं, पार्टी की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, तो जो ब्यूरोक्रेसी होती है, जो कैबिनेट होती है, उस पर आपका होल्ड बहुत ज्यादा होता है। उस्मान बुज़दार साहब की मिसाल जब लोग देते हैं, उस्मान बुज़दार साहब पॉलिटिकली एक बहुत ही वीक कैंडिडेट थे, अपनी पार्टी में उनको नहीं तस्लीम किया जा रहा था। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी जो है वो उनके ताबे हो जाती, उनकी बात सुनती? मेरे ख्याल से वो तो एक फेल्ड फॉर्मूला था। मरियम साहबा का एडवांटेज बहुत बड़ा, ये पॉलिटिकली हैवी वेट है, उनका इन्फ्लुएंस पार्टी पर है जो उनको फायदा पहुंचाएगा। बट ये देखना पड़ेगा कि वो अपनी गवर्नेंस में क्या अपने आप को मनवाती हैं। और दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए अब अकाउंटेबिलिटी पंजाब हुकूमत की होगी। जितनी खवातीन जेल में रहेंगी, सियासी खवातीन, प्रेशर उन पर बढ़ता रहेगा, दबाव उन पर बढ़ता रहेगा, जवाब दे वो होंगी। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के इल्जामात पहले केयर टेकर सेटअप पे लग रहे थे, वो जवाब दे नहीं है, अब एक सियासी हुकूमत पे लगेंगे, इसका बोझ उनको उठाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से देखना पड़ेगा कि इस हवाले से उनकी अब आगे जाके क्या पॉलिसी। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद इकबाल साहब, आमिर इलियास राणा साहब, 2 सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे। एक बड़ा चैलेंज तो पंजाब में दरपेश है, लेकिन खुद विफाक में जो हुकूमत बनने जा रही है उसको भी बहुत से चैलेंजेस दरपेश है। इसकी छोटी सी मिसाल हमने आज पार्लियामेंट के सेशन में देखी कि माशी चैलेंजेस के साथ साथ कुछ सियासी मसाइल भी होंगे जो कि इस हुकूमत को दरपेश आ सकते हैं, और उसमें एक बड़ी रुकावट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं उनकी तरफ से पैदा की जाएगी। लेकिन अगर मुल्क के मफाद में सोचा जाए तो यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कुछ ना कुछ बेहतर करने की ख्वाह होगी। क्या पॉलिसी लाइन रखेंगे वो आइंदा आने वाले 5 सालों में, यूनी से जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कौमी असम्बली का 16वां सेशन आज तो शुरू हो चुका, लेकिन इससे लग ये रहा है कि मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान सींग लड़ाने का जो अमल है वो भरपूर तरीके से बल्कि ज़ोर शोर से होता हुआ हमें दिखाई देगा। ऐसे में हुकूमत के लिए अपने मामलात आगे चलाना और एक मजबूत अपोजिशन का सामना करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। एक और अहम डेवलपमेंट जो कि गुज़िश्ता रोज़ रही वो थी IMF को ख़त लिखा जाना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े तरीके से एक भरपूर अंदाज में अपना मुद्दा IMF के सामने रखा है कि जो इंतखाबात हुए हैं उसमें मैंडेट चोरी करने का जो इल्ज़ाम PTI की तरफ से लगाया गया है, अगर इस हवाले से ऑडिट करवा लिया जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यकीनन IMF को ख़त लिखा जाने के बाद अब एक मसला तो ये भी दरपेश है, और दूसरा मसला मखसूस नशिस्तों के हवाले से है। कई ऐसे महाज हैं
जिनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक वक्त लड़ाई लड़ रही है, इसमें कितनी तैयारी है? और दूसरा ये कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरह खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी अंदरूनी तौर पर इख्तलाफात और मसाइल जो हैं वो मौजूद हैं। इनसे निपटने के लिए और एक मुकम्मल और भरपूर जमात बनकर पार्लियामेंट में अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए PTI की क्या तैयारी है, इसी के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा नईम हैदर पंजोता साहब। नईम साहब से बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सर, इससे पहले कि आज के सेशन के ऊपर मैं आऊँ, पहले तो ये बताइएगा कि PTI को मल्टीपल टास्क और मल्टीपल चैलेंजेस दरपेश हैं। आज के सेशन में लग ये रहा था कि PTI इस मोड में नहीं है कि वो पार्लिमानी उमूर चलने देगी मुस्तकबिल में। जिस तरह सेशन शुरू हुआ और उससे पहले वोट टेकिंग से पहले ही उनकी तरफ से एहतजाज शुरू हो गया। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया, बुलाया जी। बड़ा मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि आज भी जो असम्बली के अंदर बातें की गई हैं या असम्बली के अंदर एहतजाज किया गया है जो आपने तकरीरें सुनी हैं, उनमें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मौक़िफ़ था कि जिसने वोट लिया है वो इस फ्लोर के ऊपर खड़ा होने का, बात करने का हकदार है, और जिसने वोट नहीं लिया, जो हारा हुआ है, वो किस मुंह से आकर इधर IMF की, दीगर और कौम की और किसी भी बजट की या कोई भी लीगल बात कर सकता है, क्योंकि उसके ऊपर अब मैं फॉर एग्जांपल मेंबर नहीं बना, मैं तो नहीं गया, तो जो हारे हुए लोग हैं, जो मैंडेट चुरा कर आए हैं, पहले तो उनको हिसाब देना पड़ेगा कि वो जाएं और जहां पर इलेक्शन कमीशन है उसको जाकर मुतालबा करेंगे जी ये हम वाकई हार गए और आप देख लें फॉर्म 45 हम लेकर आ गए, अगर ये जीतते हैं तो उनको जीते दें। फॉर्म 47 के अंदर क्यों जितवाया जा रहा है? नईमुर रहमान साहब ने कराची के अंदर जिस तरह से भरपूर तरीके से वाज़ेह तौर पर खुद डिक्लेयर कर दिया कि मैं भाई हारा हुआ हूँ, मैं नहीं जीता हूँ, जब मैं जीता हुआ नहीं तो मुझे क्यों जितवाया जा रहा है? ये होती है आपके अंदर खुददारी, गैरत, और आप मुजाहरा करते हैं कि अवाम ने जब रिजेक्ट कर दिया तो फिर मैं क्यों कहूँ। लेकिन यहाँ पर डिठाई आप देखें कि 894 आई थिंक सो वोट हैं जिनसे मरीम नवाज साहबा हारी हैं, जो इनकी लीडर है, और उस हारी हुई को आपने जितवा दिया और वहाँ पर वज़ीर आला बना दिया। किस तरह से आपने बना दिया? जिस तरह से सिलेक्शन पंजाब असम्बली के अंदर की गई और जिस तरह से इजलास यहाँ पर बुलाया गया, जबकि रिजर्व सीट्स का मामला जो है वो अभी तक स्टिल जो है इलेक्शन कमीशन के अंदर जानबूझकर इलेक्शन कमीशन ने पेंडिंग रखा हुआ है। हम एक एक करके अगर इस टॉपिक पे आए, आपने अभी सबसे पहले मैं फॉर्म 45 का ही हवाला आपसे पूछना चाहूंगी। इतने जो हल्के हैं, आप लोगों ने 180 खैर क्लेम किया था, लोग कह रहे हैं कि अगर 180 पे ना भी जाएं तब भी कम से कम जनरली 15 से 20 नशिस्तें हैं जो वाकई PTI की हैं, जो PTI से ले ली गई हैं। आपके ख्याल में इसमें कितना टाइम चाहिए होगा? क्योंकि जिन हल्कों में कंट्रोवर्सीज हैं उन लोगों ने तो आज हलफ भी उठा लिया। देखिए, जो हलफ उठा रहे हैं वो गलत उठा रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं किसी जगह के ऊपर होता और मैं नून लीग से होता या पीपल्स पार्टी, अव्वल तो अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा होता, लेकिन अगर मैं उनकी जमात से होता तो मैं कभी भी कबूल ना करता कि मैं हारा हूँ। और मैं देखें, आप अपने अंदर भी तो ज़मीर है ना, लेकिन यहाँ पर आप उनका लीडर जो है वो खुद डाका डाल कर आया हो तो डेफिनेटली उसके फॉलोअर भी ऐसे ही करते हैं। अब आप ये देख लें कि एक दूसरी तरफ कप्तान इमरान खान है, जिसे ना लड़ने दिया गया, जिसे डिस्क्वालीफाई किया गया, जिसे जेल में झूठे मुकदमात में डाला गया, जिसे के बाद दीगरें सजाएं सुनाई गई, जिसे कि वाइफ को सजा सुना दी गई, जिसकी बहनों के ऊपर FIR कर दी गई, जिसकी पूरी पार्टी को करेक्ट, लेकिन वो फिर भी बात करता है कानून और आइन की। और यहाँ पर आप देख लें कि सदर आरफ अलवी ने अगर ये कहा है कि रिजर्व सीटें पहले जो हैं वो मुकम्मल की जाएं, तमाम कौरम पूरा हो तो उसके बाद इजलास जो है वो किया जाएगा, तो उसके ऊपर कहा गया कि आइन शिकन है जी आर्टिकल 6। वहाँ पर आर्टिकल 6 नहीं लगता जब 90 दिन की मियाद है इलेक्शन की, और आप 90 दिन के बाद क्या 13 महीनों में आप इलेक्शन करवा रहे हैं। इसमें देखिए फिर एक डिफरेंट ओपिनियन भी है ना, KP और पंजाब में भी तो असेंबलियाँ बन गई हैं ना, वहाँ पर भी तो वज़ीर आला सेलेक्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पर क्यों नहीं उन्होंने रिजर्व सीट्स का पॉइंट उठाया? देखिए, वहाँ पर भी पॉइंट उठाया गया है, हर जगह के ऊपर उठाया गया है, और ओवरऑल जो है इलेक्शन कमीशन के अंदर मामला पढ़ने गया है, क्योंकि वहाँ पर कोई दरखास्त नहीं है पंजाब असम्बली के ऊपर जाकर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अंदर मामला है। चलिए, आपने इलेक्शन कमीशन की बात की, उस खत की क्या स्टैंडिंग है जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने लिखा है, और गालिबन वो 26 जनवरी को लिखा गया है? देखें, जो खत लिखा गया है, जो कल डिलीवर किया गया है, उसके हवाले से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है जो खान साहब ने कहा था। उन्होंने यही कहा था कि जब IMF ने वो ज़मान पार्क में आया तो उस वक्त उन्होंने यही कहा कि आप बताएं कि आप यकीन दहाई आप साथ एंडोर्स करते हैं कि हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं कि कोई आपको इतराज़ या कोई बात तो नहीं है। तो खान साहब ने कहा था कि जी नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान को दें, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है ना वो उसके ऊपर ज़रूर आप वाच करें और उसकी यकीन दहाई इनसे करवाएं, क्योंकि ये जो हैं चोर हैं। आपने देखा कि जिस तरह ढाका डाला गया तो इमरान खान साहब ने तो एक यकीन
दोबारा याद दहानी करवाई है कि आप इसका ऑडिट करवाएं कि किस तरह से इन्होंने इंतखाब किए। अगर मुल्क के अंदर जो है वो सियासी इस्तेकाम ही नहीं होगा तो मुआशी इस्तेकाम मुल्क के अंदर कैसे आ सकता है। मुआशी इस्तेकाम के लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि जो जीता हुआ है उसको मैंडेट दिया जाए और आवाम जिसको पसंद किया है, जिसको उन्होंने वोट दिया है, 5 साल के बाद एक वोटर, आपका एक वोट है, 5 साल के बाद आपका मौका आपको मिलता है और आपका वोट वो जो है आप दें पीटीआई को और आपको कह दें कि आपका वोट नून लीग को चला गया है या एमक्यूएम को चला गया है, तो इससे ज़्यादा और इस जमहूरियत की क्या तजलील होगी। ये जो ठेकेदार हैं जमहूरियत के, जो हर रोज़ जमहूरियत की बातें करते हैं, इन्होंने खुद ढाका अब डाला। आपने एक खत की तो बात कर ली, दूसरे खत का भी मैं हवाला दे दूं कि वो जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने खत लिखा था, मैं उस खत का भी पूछना चाह रही हूं कि एक तो ये कि क्या वो 26 जनवरी उसकी एग्जैक्ट डेट है जब वो लिखा गया, क्योंकि लगता ये कि जो इलेक्शन कमीशन ने आपकी रिजर्व सीट्स के ऊपर फैसला महफूज किया है वो सारा फैसला उसी खत के गिर्द घूमता है। नहीं, वो खत जो है वो गलत जो है इंटरप्रेट किया गया। उसके ऊपर मैं वाज़ेह तौर पर बताना चाहता हूँ कि वो जो खत था वो 206 के मुताबिक था और 104 के मुताबिक जो है, क्या स्टोरी है? उसकी स्टोरी ये है कि वो जनरल सीटों के हवाले से जो लिस्ट है उन्होंने कहा था कि वो प्रोवाइड करें कि जो आपने खवातीन को आपने टिकट्स दिए हैं जो लड़ रही हैं इलेक्शन, उनकी डिटेल दें। और उसके ऊपर उन्होंने अपनी डिटेल दे दी कि हमने कोई टिकट नहीं दिया क्योंकि हम खुद पीटीआई के साथ हमारा इलाक है और हम उस तरफ से लड़ रहे हैं। ठीक है, उनकी हमायत हमें हासिल है। तो उसके ऊपर तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। अब जो रिजर्व सीटों का मामला है वो सेक्शन जो 104 है उसके अंदर आता है। 206 के अंदर सिर्फ और सिर्फ उनसे ये पूछा गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि जनरल सीटें कितनी आपकी खवातीन आपकी पार्टी से लड़ रही हैं इलेक्शन, वो जनरल सीटों के हवाले से, रिजर्व सीटों के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ने अब डिसीजन तो उन्होंने प्रिजर्व कर लिया है, लेकिन आपको क्या लगता है कि पीटीआई को कुछ चांस है कि उनकी सीट्स वापस मिल जाएं, या नहीं मिलती हैं तो फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे? देखें, पीटीआई को जो हम तो बड़ा वाज़ेह तौर पर ये कहते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो एक आइनी अदारा है और एक आइनी अदारे का काम है कि आइनी तरीके से जो जिसका हक है वो दिए जाए। आज तक जितने फैसले इलेक्शन कमीशन ने किए, बल्ले का निशान लिया, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया, जो उन्होंने कहा कि इंटर पार्टी इलेक्शन आपका ठीक नहीं है, आपने फिर भी देखा कि पीटीआई ने क्या किया इनके साथ। अब मामला ये है कि इस टाइम भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर या मेंबर्स हैं, उनके लिए ये लम्हा फिक्रिया है और अगर वो मुल्क से मोहब्बत करते हैं तो उन्हें चाहिए कि एक जमात सीटें जीत चुकी है उसका वो हक है। और इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो मिनॉरिटीज़ के हवाले से आपको 2018 में अगर आप जाएं तो वहाँ पर भी इसी तरह से जो है वहाँ पर मामला उठाया गया था लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था और दोबारा इलेक्शन कमीशन को लिस्ट जमा करवाई थी मिनॉरिटी के हवाले से। उस वक्त इलेक्शन हो चुका था और इसी तरह से कल हमने वहाँ पर मिसाल दी, जो बाप पार्टी है, बाप पार्टी ने भी वहाँ पर केपीके के अंदर इसी तरह से बाद में लिस्ट दी थी और वो लिस्ट कबूल की थी। कोई आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर कोई हुक्म नहीं है हमारे पास, पहले जजमेंट्स, पहले हवाले सारे मौजूद हैं, वो भी इलेक्शन कमीशन में बताए गए और उनको ये भी कहा गया कि देखें वोट लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, कप्तान ने, ठीक है, उन्होंने मुल्क के खातिर लोगों ने वोट दिया है। अब जो सीटें हैं जिनके ऊपर हमने वोट लिया है उस पर पीटीआई का कहना, आप किसी नून लीग को या पीपल्स पार्टी को कैसे बुलाकर कह सकते हैं? अब उनको बुलाया गया, वो कहते हैं जी हमें सीटें दें। यानी कि इस्लाम में एक जो है वो भाई का भाई के ऊपर गोश्त हराम है, यहाँ पर सीटें जो हैं वो पीटीआई की हैं और ये भाकर लालच और हवस के मारे खवातीन का कोटा जो है, आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर 52% जो है वो आबादी खवातीन की है और खवातीन का इस पूरे मुल्क के अंदर, हमारी मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एक भरपूर रोल अदा रहा है कि फातिमा जना से लेकर आप लेकर आए मिसालें हर दौर में, बेनज़ीर साहिबा, बाकी आप खवातीन देख लें कि हर जगह के ऊपर उन्होंने एक भरपूर तरीके से अपना रोल अदा किया और पूरे मुल्क के अंदर एक हिस्सा बनी है। आप उनको कैसे महरूम कर सकते हैं? आप इतने अकल से अंधे हैं, आपने इलेक्शन डे के ऊपर खवातीन वाले पोलिंग स्टेशन जो हैं वो स्लो कर दिए कि खवातीन कम वोट डाल सकें, क्योंकि इनको ये था कि खवातीन ज़्यादा जो हैं वो कप्तान इमरान खान को सपोर्ट करती हैं। बिल्कुल ठीक है, अब आप उनको सीटें देने से भी आप इनकारी हैं। ऐसे फिर थोड़ी जमहूरियत चल सकती है। लेकिन चलिए, कोशिश एक जमहूरी अमल को शुरू करने की बात तो की। अच्छा, आखिरी सवाल ये कि एक मजबूत अपोजिशन आज हमें नज़र तो आ गई, जो ट्रेंड सेट हुआ है पार्लियामेंट के पहले सेशन में। आप लोगों के पास ऑप्शंस क्या हैं? जिस तरह उमर अयूब साहब को प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के तौर पर नॉमिनेट किया है, अपोजिशन लीडर के लिए कौन से लोग फाइनलाइज हो रहे हैं? देखें, बात यह है कि ये तो कप्तान इमरान खान का फैसला है और decided कप्तान नहीं है। इमरान खान का फैसला जो है ना वो आपके सामने ही है कि वो किस तरह से फैसला करते हैं। वो फैसला जब भी करते हैं वो ये नहीं कहते कि अभी मेरा decide फैमिली हुआ का या कोई नहीं हुआ? रिश्तेदार, मेरी कोई बहन कोई सियासी टिकट ले, ये करे, बल्कि वो कहते हैं कि एक वर्कर हो, एक मतलब जो है वो आम बंदा हो। आप अगर मेरी मिसाल ला लें तो मैं भी एक आम आदमी हूँ, ठीक है, और मुझे उन्होंने टिकट दी है। आप पूरी पार्टी में देखें, आज मेरा ख्याल में
कोई हमारे 60-70% ऐसे लोग होंगे जो पहली दफा असेंबली में गए। नहीं, ये एक तो देखिए मुश्किल तरीन हालात में एक अच्छी चीज जो हुई, जो नाकदीन भी आपके कह रहे हैं कि जो इलेक्टेबल्स हैं उनसे आपने जान छुड़ा ली है। अब जेन्युइनली जो वर्कर है, जो आम आदमी है, वही पार्टी में आया है। लेकिन मेरा सवाल फिर वो ये कि अपोजिशन लीडर के हवाले से भी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ। देखें उस हवाले से अभी तक कोई फाइनल नहीं हुआ। ठीक, चले बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया नईम हैदर पंजोता साहब, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। एक सियासी महाज के ऊपर जंग जारी है और एक आईनी महाज के ऊपर, अदालती महाज के ऊपर जंग जारी है। लेकिन देखना यह है कि इस पार्लियामेंट को 5 साल मुकम्मल होने के हवाले से कितने चैलेंजेस दरपेश हो सकते हैं। मईशत एक ऐसा चैलेंज है जिसके ऊपर चाहे अपोजिशन हो चाहे हुकूमत हो, सब यकसू नजर आते हैं। लेकिन IMF को लिखा जाने वाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खत क्या तूफान मचा सकेगा या फिर नहीं, आने वाले दिनों में ये भी वाजे हो जाएगा। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।